हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारी न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक वीडियो आई थी जिसके अंदर हमने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिखाया था कि जब ट्रायंगल्स के ऊपर चार्ज दे रखे हों तो कैसे हम फोर्स फाइंड करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने में अगर 1 सेकंड लगते हैं, यानी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होने में जो टाइम लग रहा है स्टूडेंट, अगर वो 1 सेकंड लगे तो आप बता सकते हो हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफ़र होने में। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें अपने को इतना पता है कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे ट्रांसफ़र करने हो तो 1 सेकंड लग रहा है। तो आज मुझे 1 कूलाम करना है तो मुझे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं ये तो मुझे पता ना कि मुझे 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने करने हैं। तो हमने सबने पढ़ा हुआ है क्वांटिटेशन लो, Q इज इक्वल क्या होता है याद करो, Ni कितने कूलाम चार्ज है 1 कूलाम, और जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी स्टूडेंट वो कितनी थी 1.6 10⁻⁻⁹। यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करूँ, ये डाटा मैंने आपको कहा भी था कि याद कर लो कि इसको सोल्व करने से आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये पता लग गया कि 1 कूलाम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक बात बताओ, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए इट मीन्स आपने 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफर कर दिया। तो एक चीज़ सोचो, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन का टाइम अपने को पता है कि वो टाइम अपने पास 1 सेकेंड है। अब 1 इलेक्ट्रॉन का टाइम निकाल लो, क्योंकि जब तक अपने को 1 इलेक्ट्रॉन को नहीं पता होगा हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे जा ही नहीं पाएंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन का इतना टाइम है तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना होगा, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 कट जाएगा, हमारा टाइम आएगा 6.25 10⁻9 सेकेंड। ये सेकेंड में है। अगर हमें चाहिए मिनट में तो डिवाइड बाई 60 कर दो, अगर आवर चाहिए डिवाइड बाई फिर 60 कर दो, डेज में चाहिए तो डिवाइड बाई 25 कर दो, और ईयर्स में चाहिए तो 365 से डिवाइड कर दो। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर अपने इसको ईयर्स में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट ये 200 ईयर्स के आसपास आंसर आएगा। 200 साल लग जाएंगे अगर अपने इस रेट से चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक कप ऑफ वाटर के कप में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन अपने को क्यों दिया गया है या अपने से वो क्या करवाना चाहता है। बात यहाँ पे कप ऑफ वाटर की नहीं है स्टूडेंट, बात यहाँ पे है कि आपको एक नॉर्मल सी बात, कप का मतलब है 250 ग्राम। ऑलमोस्ट कप वो कुल मिला के ये जाता है कि आप 250 ग्राम के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपके पास 250 ग्राम वाटर है तो उस 250 ग्राम वाटर के अंदर कितना चार्ज होगा। देखते हैं। तो है तो इसमें जल, वाटर, H2O। अगर मैं H2O की बात करूं, हाइड्रोजन होता है 1H1 और ऑक्सीजन होता है 8O16। तो कुल मिला के जो मोलिकुलर मास आता है वो आता है 18 ग्राम। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, अगर मैं 18 ग्राम H2O ले लेता हूं, इसका मतलब मैंने उस जल वाटर का कितना ले लिया, 1 मोल। तो मैंने तो फिर 250 ग्राम लिया, मैं तो पूरा कप लिया है वाटर का। तो उस वाटर के अंदर उस कप में कितने मतलब मोल है, पहले ये चेक करता हूँ। 18 ग्राम में अगर 1 मोल हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे 1/18 मोल, और 250 ग्राम में कितने होंगे, 250 ग्राम में होंगे 1/18 मल्टीप्लाई 250 मोल। अब आपको इतना पता लग गया कि आपके उस कप में कितने मोल हैं। कल को इसी कप के अंदर मैं अगर H2O की जगह CO2 ले लेता स्टूडेंट, तो क्या फ़र्क आता, सोच के देखो। अगर मैंने यहाँ CO2 लिया होता तो कार्बन होता 6C12, ऑक्सीजन होता 8O16, फिर ऑक्सीजन होता 8O16, तो ये आपका बनता 44। तब आपका 44 ग्राम से 1 मोल बनता। फिर आप देखते कि आपने 250 ग्राम में कितने लिए हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि हम किसी अमाउंट के अंदर मोल बना सकते हैं क्या। जो सब्सटेंस लिया है उसका मोलिकुलर मास डिसाइड करो, उस मोलिकुलर मास को अगर आप उतने ग्राम ले लेते हो तो इट मीन्स वो 1 मोल है। 1 ग्राम कितना होगा, और जितने ग्राम आपने लिए हैं उसमें कितने मोल होंगे, इतने तो मोल हैं। फिर हर बच्चा जानता होगा कि किसी के भी 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो होते हैं 6.02 10⁻23 मोलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर्स।
आप किसी का भी एक मोल ले लोगे तो आपके नंबर ऑफ सब्सटेंस जो हैं वो यही आएंगे। सही बात है, एक मोल में इतने H2O हैं, मैंने तो फिर भी इतने मोल ले रखे हैं, तो इसमें कितने होंगे 250 डिवाइड बाई 18 मोल में नंबर ऑफ सब्सटेंस कितने होंगे 6.02 10⁻23 इसके अंदर निकालने हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 250 डिवाइड बाई 18 से। ये तो स्टूडेंट्स मेरे पास H2O के मोलिक्यूल आ गए टोटल, कि उसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स हैं H2O के आपके इस कप के अंदर। ये कप के अंदर मेरे पास मोलिक्यूल आ चुके हैं, क्योंकि एक मोल इतने H2O रखता है। मैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा मोल लेके बैठा हूँ, क्योंकि एक मोल तो 18 ग्राम से बन जाता है, मैं तो 250 ग्राम लेके बैठा हूँ, तो मैं तो नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़्यादा लेके बैठा हूँ। तो इतने मोल्स के अंदर कितने H2O होंगे, इतने तो H2O होंगे। अब एक बात सुनो ध्यान से, कि जो H2O है देखा जाए तो हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन 1H1, ऑक्सीजन 8O16, पैरों में होता है चार्ज। इसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक H2O के पास। एक H2O के पास 10 पॉजिटिव या 10 नेगेटिव चार्ज है। मेरे पास कितने थे 6.02 10⁻23, इतने तो एक मोल में है, और मेरे पास एक मोल बनता है 18 ग्राम से, मेरे पास 250 ग्राम थे, तो मेरे पास टोटल मोल ये बने थे अभी पिछली वाली स्लाइड पे, ये रहा 250 डिवाइड बाई 18 6.02 10⁻23, इतने मोलिक्यूल्स हैं। हर मोलिक्यूल अपने अंदर 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव चार्ज रखता है, तो इतने तो क्या आ गए नंबर ऑफ चार्ज आ गए। ये तो नंबर ऑफ चार्ज आए हैं कि इतने चार्ज हैं, इतने प्रोटॉन हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि पूरा H2O क्या है न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है। ये तो नंबर ऑफ चार्ज आए हैं, Q = N ही होता है, ये तो N आए हैं। इसको आप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे वैल्यू तो सेम ही होती है, बस इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है, प्रोटॉन पे प्लस का होता है। यानी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 10⁻19 से, तब जाके मेरे पास मेरे कप के अंदर जितने होंगे चार्ज, वो चार्ज की वैल्यू आएगी। स्टूडेंट बात समझ आ गई आपको? सबसे पहले आपने ये डिसाइड किया इसके अंदर कि भाई आपके उस कप के अंदर कितने एक पार्टिकल हैं। ये कैसे डिसाइड किया? मोलिकुलर मास से, कि आपने फिल क्या कर रखा है। आपने अगर वाटर फिल कर रखा है तो आपका 18 ग्राम से एक मोल बन जाएगा। अगर 18 ग्राम 1 मोल है तो 1 ग्राम कितना होगा, कितना सब्सटेंस आपने ले रखा है 250 300 1 kg, उसमें कितने मोल बनेंगे। फिर आपको पता है एक मोल में इतने सब्सटेंस होते हैं, इतने मोल में कितने सब्सटेंस होंगे। फिर हर एक सब्सटेंस अपने अंदर कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन रखता है। फिर नंबर ऑफ चार्ज आ जाएंगे, उसको चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके आपका चार्ज आएगा। और ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट आएगी 1.3 सोल्व करने से 10⁻7 कूलम। इसका मतलब आपके जो कप है उसके अंदर इतना चार्ज वहां पर अवेलेबल होगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे आज ही करेंगे इसी वीडियो में। पहले एक बार थोड़ा कोई और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के क्या कई पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे एक बार। उससे पहले कोई देख लेते हैं ऐसे कोई क्वेश्चन जो बहुत इजी वे से समझ आ सके। जैसे हाँ, ये फोर्थ क्वेश्चन है। पहले फोर्थ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको थर्ड करवाने वाला हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाता हूँ, फिर शायद समझ आ जाए। आप रीड कर लेना, क्योंकि बुक तो आपके पास होगी। स्टूडेंट मैं यहाँ पे रीड करवा देता हूँ। ऐसे कहता है कि दो बॉडी है, एक बॉडी A है, एक बॉडी B है। इसके ऊपर आपको +4 चार्ज दिखा रखे हैं। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। एक बॉडी है, इसके ऊपर प्लस चार्ज दिखा रखा है 2, और इसके ऊपर इस पे दिखा रखे हैं 4, इस पे दिखा रखे हैं 2। इसको मैं मान लेता हूँ Q1 है, इसको मैं मान लेता हूँ Q2 है। तो इस चार्ज को जितना भी है उसको Q1 माना है, इसको Q2 माना है। डिस्टेंस दोनों के बीच की दे रखी है 10 सेमी। फिलहाल कितना फोर्स लगेगा, तो मैं पहले एक बार इनिशियल फोर्स निकाल लेता हूँ कि अभी इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। फोर्स इनिशियल के, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, डिस्टेंस में R है, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो एक बार ये फोर्स मैंने निकाल लिया। हुआ क्या वो बताता हूँ इसके आगे, क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ बताता हूँ एक बार। फिर मैंने क्या किया इसके अंदर कि जो बॉडी A थी ना मेरे पास, जो बॉडी A थी, मैंने उस बॉडी को किसी दूसरी कंडक्टिंग बॉडी से कंडक्शन मेथड करवा दिया। तो A पर जो चार्ज था वो आधा आधा हो जाएगा। अब इस पे हो जाएगा Q1/2, इस पे हो जाएगा Q1/2।
ऐसे बी को किसी के साथ कॉन्टैक्ट में लाऊंगा तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ए पर भी Q1/2 रह जाएगा, बी पर भी Q1/2 रह जाएगा। मेरे पास जो बॉडी पहले ए थी पहले बी थी, जब इसको किसी से कॉन्टैक्ट में लाया हुआ था, इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था, तब डिस्टेंस जो थी वो 10 सेमी थी। तब मैंने फोर्स इमेजिन कर लिया, वो आ गया K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। जैसे ही मैंने मेरी ए की बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आया, उसके बाद जब मैंने इन दोनों को रिमूव करूँगा तो इन दोनों पर चार्ज जो है वो क्या रह जाएगा, आधा आधा, क्योंकि ये बॉडी हमारी न्यूट्रल बॉडी थी। इसको आपने हमारे Q1 वाली बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आए। कंडक्शन मेथड में आपको पता है कि पहले चार्ज ऐड होता है, फिर चार्ज अलग अलग हो जाता है, तो इस पे चार्ज हाफ हो गया, वही सेम चीज़ बी पे होगी। और उसके बाद पता क्या किया, अलग अलग टच करवाने के बाद भी इसमें और पंगे किए गए। टच करवाने के बाद क्या पंगे किए गए, उसके बाद आपने उसके बीच की डिस्टेंस भी कम कर दी। वो जो 10 थी वो भी आपने आधी कर दी, वो R/2 कर दी। इसका मतलब ये है अब आपकी जो बॉडी ए और बी नई है, एक तो इनके पास चार्ज भी पहले से आधा हो गया और इनकी डिस्टेंस भी आपने जो है बात पहले वाले से कितनी कर दी, आधी कर दी। अब फोर्स क्या हो जाएगा और उस फोर्स की कंपैरिजन करनी है। तो पहले अब क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर बात करेंगे करना कैसे है। दो बॉडी है, एक ए है एक बी है, ए पे अलग चार्ज पड़ा है, बी पे अलग चार्ज पड़ा है और इनके बीच की डिस्टेंस पड़ी है 10 सेमी। ये उनके बीच में इनिशियल फोर्स है। फिर एक बॉडी वो जो ए थी उसको किसी दूसरी बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी है उसके कॉन्टैक्ट में लेके आए, फिर उनको अलग किया, वहाँ से ए का चार्ज जो है वो आधा हो गया। इसी तरह बी की बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आए, वहाँ से बी का चार्ज भी आधा हो गया। अब उनको वापस 10 सेमी भी नहीं रखा, रखते टाइम उनको क्या कर दिया, उनकी डिस्टेंस भी आधी कर दी। कंडक्शन मेथड से दोनों के चार्ज हाफ हो गए और आपने जब डिस्टेंस प्लेस की वो डिस्टेंस भी हाफ कर दी। अब जो फोर्स है और जो पहले जो फोर्स था हमें उसकी कंपेयरिंग करनी है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, वहाँ आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसलिए मैंने हर स्लाइड के पीछे एक ब्लैंक स्लाइड अलग से टीम को बोल के डलवा रखी है ताकि क्वेश्चन इसी स्लाइड पर मैं आपको समझाया करूँगा। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, जब आपकी बॉडी पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, मैं नहीं कह रहा कितना चार्ज है क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी नहीं है, हमें तो इतना पूछा कि फोर्स कितना हो जाएगा, कंपैरिजन करनी है, तो हम उसको 2 टाइम 4 टाइम ऐसे ही कर देंगे, वैल्यू नीचे मारेंगे। तो ये डिस्टेंस एक बार R मान ली, जो स्टार्टिंग में कितनी थी 10 सेमी थी। तो इस कंडीशन जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। अब आपकी जो बॉडी है ये वाली A और ये वाली B, जब आपने इसको किसी दूसरी बॉडी कॉन्टैक्ट में लाए तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, हाफ हो गया, और यहाँ चार्ज जो हो गया ये भी कितना हो गया, हाफ हो गया। और आपने क्या कर दिया, मजे की बात, डिस्टेंस भी हाफ कर दी। अब जो नया फोर्स है तो Q1 की वैल्यू भी हाफ होगी, Q2 की वैल्यू जो वो भी हाफ होगी, और आपने मजे की बात है डिस्टेंस भी हाफ कर दी। तो ऊपर बन गया K Q1 Q2/4 और नीचे आ गया R²/4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ऊपर ही आएगा। तो अब एक चीज़ देखो, फोर्स की वैल्यू उतनी ही पड़ी है जितनी ये पहले इनिशियल में थी, फोर्स चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स दोनों फोर्स जो हैं वो इक्वल हैं। पता है कारण क्या हुआ ऐसा, कि आपने इनको आधा कर दिया जिस कारण फोर्स कम हो गया, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल थे। डिस्टेंस के स्क्वायर को भी आपने उतना ही इफेक्ट डाल दिया जिससे उतना ही वो बढ़ गया। जितना उन्होंने लॉस डाला उतना इसने बढ़ा दिया, इसने 4 टाइम कम किया, इसने 4 टाइम बढ़ा दिया, तो इसीलिए फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं आया। इस कंडीशन में फोर्स आपका उतने का उतना ही पड़ा रहा। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 3rd, 5th और 6th आपको करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है, ये 4th वाला है, 5th, 6th और 3rd, वो आपको तीनों एक साथ एक वीडियो में करवा दी जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।